80% तो ऑलरेडी पहले फ्लड के नाम पे प्लेजेस हो गए, उसी को दोहराया गया है। और ये हाँ। जितना भी है वो 3 साल में किस्तों में मिलेगा। तो जो फेडरल रिजर्व की पोजीशन ये है इस वक्त कि इसमें हम्म। 4.1 बिलियन डॉलर बचा हुआ है। और हम्म। वो भी चाइना का दिया हुआ पैसा है, सऊदी अरब का है और इमारात का है। फेस करना पड़ता है सिचुएशन को। और और किसी ने इसी पाकिस्तान, बीच में ये भी कह दिया कि भिखारी हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, तो इस पर भी भड़क उठे। पाकिस्तान में आपके पास 140 करोड़ की मार्केट होती, लेकिन आपने ये किया कि आपका सारा जोर था कि हम भारत को तबाह बर्बाद कर दें। आज सिचुएशन ये है कि आप खुद तबाह बर्बाद हैं। भारत तो दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में से आता है, आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर आपको इमरान खान से मसला हल नहीं हुआ, आपने उसको बिठाया, शहबाज शरीफ को लाए। अब यहाँ भी शहबाज शरीफ से भी मामला संभल नहीं रहे, प्राइवेट घर में जाकर उससे मिले थे। हम्म। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि जो मोदी का यार है गद्दार है नारे लगा के नवाज शरीफ को आर्मी ने हटवा दिया, क्योंकि हम्म। आर्मी के इंटरेस्ट में नहीं है कि आप भारत के साथ ताल्लुकात करें। इमरान खान ने ये किया कि आते ही इंडिया के खिलाफ गालम गलोच बदतमीजी ये शुरू किया। तो चाइनीज फिशरमैन को ठेके दे दिए हैं। अब वो अपनी लेटेस्ट बोट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वहां पे सारी फिशिंग करते हैं। और वहां के लोकल मछेरे, जो ग्वादर का मेन जो प्रोफेशन है वो मछेरे हैं, क्योंकि वो हम्म। मछेरों का काम था। वहां के लोकल लोगों का सारा कारोबार छीन गया, वो मछलियां पकड़ नहीं पा रहे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है भाई, तुमने सब चाइना के हवाले कर दिया। तो चाइना तो अपने फायदे के लिए जाता है। और अब अमेरिका का चाइना के साथ ज्यादा पंगा बढ़ा है जब से पिछले 6-7 साल से। तो पाकिस्तान ने सीपेक पे काम को टाल मटोल करना शुरू कर दिया। तो अब चाइना ने वहां पे कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, और ना हम्म। चाइना सीपेक पे आगे बढ़ रहा है। हम्म। सर, एक और बात मैं समझना चाहूंगा कि आपने गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र किया, साल 1948 के उस समझौते के बारे में बात कही। मुझे एक बात समझाइए कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना वहाँ के लोगों को मार रही है, क्योंकि वीडियोस हम रोज देख रहे हैं। वहाँ के कई नेता हैं, जिन बातों का जिक्र आपने किया, हमने सुना कि वहाँ के एक नेता हैं शब्बीर मयार, वो भी इसी बात को लगातार दोहराते हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान में इस तरह का जो जुल्म पाकिस्तानी सेना कर रही है, वो रुकेगा कैसे? देखें, जब तक पाकिस्तान का फैसला नहीं होता तब तक ज़ाहिर गिलगित बल्तिस्तान पीओके का फैसला नहीं होता। रुकेगा। आसान हल तो यह है कि भारत अपने इलाके वापस ले ले। भारत इस वक्त इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इतनी है कि मिनटों में ले सकता है, लेकिन भारत अभी भी सब्र कर रहा है। अब आपने जो सिचुएशन बताई, तो कल पीओके में आर्टिकल 144 लगा दिया है। धारा 144 का मतलब ये है कि 4 से ज्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत तक, मैं हूं आपके साथ अजीत। आज हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आरिफ अजाकिया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है भारत तक पर। नमस्कार, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सर। अब क्योंकि पाकिस्तान को लेकर आप बहुत अपने विचार रखते हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान कर रहा है उसको बेनकाब भी आप करते हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन मौजूदा पाकिस्तान के हालात पर, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बेहद खराब है, कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। हम बीएलए की बात करें, सिंध आर्मी की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें, तालिबान से टकराव की बात करें, हर तरफ, और खुद पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की सरकारों के बीच के टकराव की बात करें, हर मोर्चे पर घिरी हुई है। देखें, मसला यह है कि मुझे हिलरी क्लिंटन जब अमेरिका की फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर थी और पाकिस्तान आई थी, तो उनकी कही हुई बात याद आती है। जब उन्होंने कहा था, पाकिस्तान की हिना रब्बानी खर, जो कि उस वक्त मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थी पाकिस्तान की, उनको पाकिस्तान में खड़े होकर कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालेंगे तो वो उम्मीद ना रखें कि खाली आपके पड़ोसियों को काटेंगे, वो आपको भी काटेंगे। तो आज पाकिस्तान की यही स्थिति है कि पाकिस्तान ने इतने सारे टेररिस्ट ग्रुप क्रिएट किए हैं कि अब वो पाकिस्तान को ही डसने लगे हैं। अगर आप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो ड्यूरन लाइन है, जिसको अफगानी और पाकिस्तानी पठान बॉर्डर नहीं मानते, वहां का हाल देखें तो वहां से टीटीपी पाकिस्तान पे हमला कर रहा है, तालिबान भी पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं, आईएसआईएस भी कर रहे हैं। ये सब पाकिस्तान के क्रिएटेड ग्रुप्स हैं। और जहां तक बलूचिस्तान की बात है, तो बलूचिस्तान की तो एक आज़ादी की तहरीक है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करता है। खाली $1 बिलियन की तो अभी रिसेंटली रितो डेक में
गोल्ड माइन निकली है जिसका ठेका भी दे दिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल में बलोच पीपल के पास, तो बलोच आम आदमी के पास ना पीने का पानी है, ना गैस है, ना इलेक्ट्रिसिटी है। तो वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। आपने 1971 में जब पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जंग हारी थी और 93,000 फौजी वहां पे सरेंडर कर गए थे, इसके बाद पाकिस्तान की फौज फारिग थी, उनके पास कोई काम नहीं था। तो भुट्टो ने उनको बलोचिस्तान पे लगा दिया और एयर बम्बार्डमेंट की गई थी। आज 71 को 52 साल हो गए कि बलोचिस्तान वाले पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी की एट्रोसिटीज को फेस कर रहे हैं। हजारों, दसियों हजारों लोग मारे गए हैं और गायब हैं बलोचिस्तान में। वो आज़ादी की तहरीक है। इस वक्त मैं तो बलोच ग्रुपों से डायरेक्ट राब्ते में हूँ। मुझे कल एक ग्रुप बता रहा था कि हमने 222 हमले किए हैं 2022 में। लास्ट ईयर 222 पाकिस्तान आर्मी के बेस कैंपों पे, दूसरे कैंप्स पे, कन्वॉयज पे जो काफिले गुजरते हैं उन पे 222 हमले किए हैं खाली एक साल में। और कल भी शाम को कैच के मुकाम पे पाकिस्तान का एक कन्वॉय गुजर रहा था, उस पर रिमोट कंट्रोल बॉम्ब से हमला करके फिर फायरिंग करके कई फौजी मार दिए। पाकिस्तान की आर्मी इस वक्त जबरदस्त लॉस उठा रही है केपीके और बलूचिस्तान में खास तौर पे। सर, हम अगर बलूचिस्तान से रिफ्ट की बात करें या टीटीपी से रिफ्ट की बात करें, तालिबान से रिफ्ट की बात करें, पाकिस्तान में अचानक एक ऐसा दौर शुरू हो गया है, मानो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी वहां पर स्थिर नहीं है। जो शहर में है, जो गांव में है, को कहीं भी कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। तो क्या लगता है कि आने वाले वक्त में और भी स्थिति खराब होने वाली है? देखिए, मामला तो बहुत खराब है। पाकिस्तान इस वक्त अगर इन दो बॉर्डर्स या पॉइंट्स पे, जो कि पख्तूनों के साथ एक क्लैश है पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी का, जो कि टीटीपी और अफगानिस्तान की तालिबान से है, तो दूसरी तरफ बलोचों से। सबसे ज्यादा हालात खराब हुए हैं पाकिस्तान में इकोनॉमी को लेके, क्योंकि इकोनॉमी का फट्टा बैठ गया है। आपकी $500 की एलसी नहीं खुल रही। एक एग्रीकल्चर बेस्ड पाकिस्तान कंट्री था, उसमें गंदुम और दालें नहीं है, वो भी इंपोर्ट कर रहे हैं और वो कंटेनर के कंटेनर पोर्ट पे पड़े हैं, छुड़ाने के लिए डॉलर नहीं है। तो इस वक्त तो अनारकी वाली सूरत हाल है। आपने श्रीलंका का हाल देखा था ना, जब लोगों ने एक दूसरे को पकड़ पकड़ के, लेकिन श्रीलंका में लोगों ने एक दूसरे को नहीं मारा था, खाली प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स के घरों पे धावे बोले थे। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आटे की बोरी के लिए रास्ते में लोग एक दूसरे को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है, खास तौर पे कराची जो कि कैपिटल हब है, पाकिस्तान का इकोनॉमिक हब है, उसमें सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की बहुत खराब है। ये सब चीजें बता रही हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुका है, खाली अनाउंस नहीं हो रहा। लेकिन इस सारी सिचुएशन में अगर पाकिस्तान को कोई बचा के रखा हुआ है, वो अमेरिका ने बचाया हुआ है। अभी इन्होंने एक ड्रामा किया था पिछले सोमवार को, जिनीवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस की थी। अब वो उसमें $10 बिलियन के प्लेजेस हुए हैं, जबकि बाद में जब वो हवा का बैठा, तूफान बैठा, तो पता चला कि उस $10 बिलियन में से 80% तो ऑलरेडी पहले फ्लड के नाम पे प्लेजेस हो गए, उसी को दोहराया गया है। और ये जितना भी है वो 3 साल में किस्तों में मिलेगा। तो जो फेडरल रिजर्व की पोजीशन ये है इस वक्त कि इसमें $4.1 बिलियन बचा हुआ है, और वो भी चाइना का दिया हुआ पैसा है, सऊदी अरब का है और इमारात का है। तो हमारे प्रधानमंत्री परसों इमारात गए थे और अबू धाबी में शेख साहब के पांव पकड़ लिए कि शेख साहब हमें बचा लें, हमें आपका $2 बिलियन इस हफ्ते देना था, वो हम देने की पोजीशन में नहीं, आप हमें थोड़ा टाइम दें और मजीद हमें थोड़ी लोन दें। तो शेख ने $1 बिलियन और दिए और $2 बिलियन को उन्होंने कहा कि चलें आप बाद में दे दीजिएगा। तो ये सिचुएशन है। ऐसे में पाकिस्तान के हालात और बहुत ही खराब होने हैं, क्योंकि जब आप आम आदमी को कुछ दे नहीं पाते ना, तो फिर आपको फेस करना पड़ता है सिचुएशन को। और किसी ने इसी बीच में ये भी कह दिया कि भिखारी हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, तो इस पर भी भड़क उठे। क्या चीज? इसी बीच खबर आई कि विपक्ष की पार्टी ने कह दिया कि भिखारी हो गए हमारे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। देखिए, भिखारी तो इमरान खान भी था, ठीक है ना। इमरान खान को तो ये हाल था कि रमजान में सऊदी अरब से ज़कात का पैसा लेके आया था, चावल की बोरियां लेके आया था, हम सबको याद है। भिखारी होना पड़ेगा, क्योंकि आपने
एक गलत रास्ते पे इस मुल्क को चलाया। देखें, 47 से पाकिस्तान के पास आइडियल सिचुएशन ये थी कि अपने मातृ देश भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता, दोस्ती रखता, दुश्मनी ना करता, वहां पे टेररिज्म की कोशिशें ना करता। नतीजा ये होता कि आज की तारीख में पाकिस्तान के पास 140 करोड़ की मार्केट होती। आप एक छोटी सी भी कोई चीज बनाते पाकिस्तान में, आपके पास 140 करोड़ की मार्केट होती। लेकिन आपने ये किया कि आपका सारा जोर था कि हम भारत को तबाह बर्बाद कर दें। आज सिचुएशन ये है कि आप खुद तबाह बर्बाद हैं। भारत तो दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज में से आता है। तो ये पाकिस्तान की गलत पॉलिसीज थी जिसकी वजह से आज हमें फेस करना पड़ा। फिर आपने 79 में अफगान वार में कूद पड़े आप। भाई, भारत के भी तो अगल बगल में 50 मसले हैं, भारत क्यों कभी किसी दूसरे मसले में नहीं पड़ता? आप होते कौन हो कि हर मसले में? ईरान में तो आप अमेरिका के एजेंट बन के वहां पे कर रहे हो, अफगानिस्तान में तो वहां पे आजरबाईजान और उसका जॉर्जिया का मसला चल रहा था, उसमें पाकिस्तान अपनी आर्मी भेज रहा था। आप हर जगह कूदते हो, आपके अपने लोगों को खिलाने के पास आपके पास पैसा नहीं है। तो ये गलत पॉलिसीज हैं जो पाकिस्तान को आज इस नतीजे पे लेके आई हैं, और ये पॉलिसीज आर्मी की बनाई हुई हैं। तो पाकिस्तान की सेना ही चला रही है देश, या सरकार सिर्फ ऐसे मुखपत्र है, बस वो पपेट है? देखें, ये तो रजिस्टर्ड फैक्ट है ना। इमरान खान को हमने तो पपेट नहीं कहा था, पूरी दुनिया के मीडिया ने कहा था। भारत का मीडिया नहीं कह रहा था, अमेरिका, ब्रिटिश, सारे न्यूज़पेपर कह रहे थे कि पपेट है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी जब भी आई है तो आर्मी ने अपनी मर्जी के वो लाए हैं। देखें, आपके नवाज शरीफ जब आए थे 2013 में, आर्मी ने उनको क्लियरेंस दी थी और उनको जितवाया था, जिसके ऊपर इमरान खान ने धरने भी दिए थे। फिर इमरान खान 1 सीटर था, 97 से 1 सीट जीत के आता था। अचानक आपने उसको इतनी बड़ी पार्टी बना दिया कि उसको इलेक्शन में जितवा के आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। फिर आपको इमरान खान से मसला हल नहीं हुआ, आपने उसको बिठाया, शहबाज शरीफ को लाए। अब यहाँ भी शहबाज शरीफ से भी मामला संभल नहीं रहे, तो पीछे से आर्मी ही डोरियां हिलाता है। क्योंकि आफ्टर ऑल जब ब्रिटिश सरकार ने पाकिस्तान क्रिएट किया था तो कोई मकसद था ना कि अमेरिका, ब्रिटिश का एक मकसद था कि रीजन में उनको अपना एक बफर जोन चाहिए था, एक पपेट स्टेट चाहिए थी। और उस स्टेट को चलाने के लिए डेमोक्रेसी तो आप उधर ला नहीं सकते। डेमोक्रेसी होगी तो वो जो सरकार होगी वो अपनी पब्लिक को जवाबदेह होगी, जैसे भारत में होती है, जैसे अमेरिका में होती है। लेकिन यहाँ पे इनको एक फौजी सरकार चाहिए थी, स्ट्रेटोक्रेसी चाहिए थी। सो वो स्ट्रेटोक्रेसी लाए और शुरू से यहाँ पे आर्मी ने रूल किया है पाकिस्तान में। सर, तो आपको क्या लगता है कि अभी शहबाज शरीफ वाली सरकार ज़्यादा बेहतर है, इमरान सरकार ज़्यादा बेहतर थी? अगर दोनों में आप कंपैरिजन करते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है? देखिए, नवाज शरीफ का एक पॉइंट है, 2-3 चीजें हैं। एक तो ये कि नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन है, इमरान खान एक भिखारी है। 92 के क्रिकेट से रिटायर होने के बाद इसने कभी जॉब नहीं की, अपने अमीर दोस्तों से लेके अपनी लाइफ को गुजारता रहा है। नवाज शरीफ एक बिजनेसमैन है। नवाज शरीफ जब भी आया इसने कोशिश की कि भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। इसको पता है कि भारत के साथ ट्रेड होगी तो हमें दुनिया में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसी के लिए नवाज शरीफ के दौर में आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं बाहर से वापस इंडिया आ रहे थे तो रास्ते में वो लाहौर उतरे थे, और इस्लामाबाद में उतरे थे, लाहौर उतरे थे, नवाज शरीफ के प्राइवेट घर में जाकर उससे मिले थे। लेकिन उसका नतीजा यह निकला कि जो मोदी का यार है गद्दार है नारे लगा के नवाज शरीफ को आर्मी ने हटवा दिया, क्योंकि आर्मी के इंटरेस्ट में नहीं है कि आप भारत के साथ ताल्लुकात करें। इमरान खान ने यह किया कि आते ही इंडिया के खिलाफ गालम गलोच, बदतमीजी ये शुरू किया। दूसरा, धर्म को, इस्लाम को पब्लिकली यूज किया, इस्लामोफोबिया और ये और वो आर्मी। जबकि नवाज शरीफ कोशिश करता था, इसके आपको रिकॉर्ड ट्रैक उठा के देख लें कि ट्रैक रिकॉर्ड नवाज शरीफ का ये है कि 3 बार प्रधानमंत्री बना, तीनों बार इसका आर्मी से क्लैश हुआ, क्योंकि वो आर्मी की सुपरमेसी को कंट्रोल करना चाहता था और हर बार इसको शिकस्त खानी पड़ी है। दूसरा, नवाज शरीफ का पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ है ना, उसने भी लोनें ली IMF से, वर्ल्ड बैंक से, लेकिन उसकी लोन कहीं फिजिकली नजर आती है, करप्शन थी। लेकिन मोटरवेज बनाए, मेट्रो ऑरेंज ट्रेन बनाई लाहौर में, सारा काम पंजाब में किया। लेकिन बहरहाल नजर आ रहा है इमरान खान ने 45 महीनों की हुकूमत में $52 बिलियन की लोन ली है। $52 बिलियन क्या बनाया भाई?
कोई चीज नजर नहीं आती फिजिकली कि इसने कोई हाईवे बनाए हों, कोई मोटरवेज, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, कुछ भी नहीं बनाया। नवाज शरीफ के दौर में ग्वादर पोर्ट डेवलप हुई, हाईवेज बने, ट्रेनें, मेट्रो ट्रेनें, मेट्रो बसें बनी। तो ये फर्क है बेसिकली नवाज शरीफ और इमरान खान का। तो आपको क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ की सरकार के बारे में और इमरान खान ने जो भी किया, तो एक चीज़ जो कॉमन दिखती है वो दिखता है चीन के साथ ताल्लुकात। इमरान की सरकार हो, शहबाज शरीफ की सरकार हो, चीन के साथ जितने अच्छे ताल्लुकात की बात वो लोग करते हैं, क्या वो वाकई में पाकिस्तान के लिए फ़ायदे का सौदा है, या ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें पाकिस्तान फंस चुका है? देखें, ये पूरी दुनिया के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, वो इस हम्म, बात पे एग्रीड हैं कि हम्म, चाइना कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। हम्म, चाइना ने जहाँ भी मदद के नाम पे इंटरफेरेंस की है, वो एक्चुअली वो कॉलोनाइजेशन का एक लेटेस्ट तरीकाकार है। आपने हम्म, श्रीलंका देखा, आपने जिबूती हम्म, देखा, आपने केन्या हम्म, देखा, आप कई देश देखे जहाँ पे चाइना ने डेट ट्रैप डाल के लोगों को कंट्रोल किया, सरकारों को कंट्रोल किया। यही चीज हम्म, पाकिस्तान में हुई है। और जब चाइना के पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप मुशर्रफ पीरियड में शुरू हुए थे, जब ग्वादर पोर्ट पे काम शुरू हुआ था, हम्म, उस वक्त चाइना अभी नया नया इकोनॉमिक जायंट बन रहा था, और वेस्ट ने भी इस खतरे को उस वक्त तक पहचाना नहीं था सही हम्म, मानों में। तो वेस्ट ने भी एतराज नहीं किया था, और पाकिस्तान से फिर मुशर्रफ के बाद जरदारी सरकार ने सीपेक पे काम करना शुरू किया, और नवाज शरीफ सरकार आई जब 2013 में, तो सीपेक बाकायदा एक एग्रीमेंट बना और उस पर इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन उस इन्वेस्टमेंट का नतीजा ये था कि गिलगित बल्तिस्तान जो एक ऑक्यूपाइड लैंड है, वो हम्म, एक्सेशन भारत के साथ हो चुका है उसका 48 में, और वो भारत का हिस्सा है। उस पे से सीपेक चलना शुरू होता है और बलूचिस्तान तक खत्म होता है। वो सारे रास्ते में लोगों को ये झांसा दिया गया कि आपको जॉब्स मिलेंगी, आपके डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, आपका इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आएगा। लेकिन हम्म, गिलगित बल्तिस्तान वाले खड़े मुंह देखते रह गए। सारे जॉब्स तो चाइना के आए हुए लोग करते थे। इवन जो खुदाई के लिए मशीनरी मंगवाई जाती थी, वो भी चाइना से भाड़े पे मंगाई जाती थी। तो पाकिस्तानियों को तो इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ग्वादर में आज 2 लाख आदमी प्रोटेस्ट कर रहा है पिछले 2 महीने से। वो प्रोटेस्टर हैं मछेरे, क्योंकि ग्वादर पे आपने चाइनीज क्या चाइना के हवाले कर चुके हैं। तो चाइनीज फिशरमैन को ठेके दे दिए हैं। अब वो अपनी लेटेस्ट बोट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ वहां पे सारी फिशिंग करते हैं, और वहां के लोकल मछेरे, जो ग्वादर का मेन जो प्रोफेशन है, वो मछेरे हैं, क्योंकि वो हम्म, मछेरों का काम था। वहां के लोकल लोगों का सारा कारोबार छीन गया, वो मछलियां पकड़ नहीं पा रहे, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है भाई, तुमने सब चाइना के हवाले कर दिया। तो चाइना तो अपने फायदे के लिए जाता है। और हम्म, अब अमेरिका का चाइना के साथ ज्यादा पंगा बढ़ा है जब से पिछले 6-7 साल से। तो पाकिस्तान ने सीपेक पे काम को टाल मटोल करना शुरू कर दिया। तो अब चाइना ने वहां पे कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, और ना हम्म, चाइना सीपेक पे आगे बढ़ रहा है। हम्म। सर, एक और बात मैं समझना चाहूँगा कि आपने गिलगित बाल्टिस्तान का जिक्र किया, साल 1948 के उस समझौते के बारे में बात कही। मुझे एक बात समझाइए कि गिलगित बाल्टिस्तान में पाकिस्तानी सेना वहाँ के लोगों को मार रही है, क्योंकि वीडियोस हम रोज़ देख रहे हैं। वहाँ के कई नेता हैं जिन बातों का जिक्र आपने किया। हमने सुना कि वहाँ के एक नेता हैं शब्बीर मयार, वो भी इसी बात को लगातार दोहराते हैं। तो गिलगित बाल्टिस्तान में इस तरह का जो जुल्म पाकिस्तानी सेना कर रही है, वो रुकेगा कैसे? देखें, जब तक पाकिस्तान का फैसला नहीं होता, तब तक ज़ाहिर है गिलगित बल्तिस्तान पीओके का फैसला नहीं होता। रुकेगा। आसान हल तो यह है कि भारत अपने इलाके वापस ले ले। भारत इस वक्त इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर इतनी है कि मिनटों में ले सकता है। लेकिन भारत अभी भी सब्र कर रहा है। अब आपने जो सिचुएशन बताई, तो कल पीओके में आर्टिकल 144 लगा दिया है। धारा 144 का मतलब ये है कि 4 से ज्यादा आदमी एक जगह जमा नहीं हो सकते, क्योंकि वहां पे प्रोटेस्ट हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहे हैं पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में। वहां पे हम्म, देखें, सिलसिला वहां से शुरू हुआ कि पहले तो था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस्लाम का झंडा, फलान ढुमकान। आप कश्मीरियों को और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को बेवकूफ बनाते रहे कि भारत में जुल्म हो रहा है, भारत में तबाही की, कश्मीरियों की जिंदगी हराम है। अब हम्म, है सोशल मीडिया का जमाना। अब हम्म, जब ये देखते हैं कि भारत की क्रिकेट टीम जब क्रिकेट खेलने के लिए उतरती है, तो 3 फास्ट बॉलर हैं जिसमें 2 कश्मीरी हैं,
वो देखता है कि कश्मीरी स्टूडेंट भारत की कोने कोने की, नीचे साउथ से लेकर नॉर्थ और ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सारी यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। कश्मीरियों के लिए पूरे भारत खुला हुआ है जॉब्स के लिए। कश्मीर में ट्रेड हो रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब ये देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तो वो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ तो कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे यहाँ तो पीने का पानी जो कि पूरे पाकिस्तान को कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से जा रहा है, वो तक नहीं मिल रहा। मेरे एक कश्मीरी दोस्त हैं मीरपुर से, वो बता रहे थे कि उनके गांव में बर्फबारी हुई तो लोगों ने बर्फ जमा करके घर पे लाए कि उस पानी को पिघला के नहाने धोने के लिए तो कम से कम हम यूज कर सकेंगे। ये तो हालत है। तो वो कश्मीरी और गिलगित बल्तिस्तानी अब तंग आए हुए हैं। कल मेरे पास एक वीडियो आई है गिलगित बल्तिस्तान से, जहां पे नाम लेके कह रहे हैं कि भाई साहब हमारा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, हमारा ताल्लुक लद्दाख से है। लद्दाख की हम हिस्सा रहे हैं हिस्टोरिकली, और हमें लद्दाख से मिला दो भाई। लद्दाख मीन्स भारत। तो गिलगित बल्तिस्तान के लोग तो क्लियर उस पर आ गए और वेट कर रहे हैं कि कब भारत आए और अपने इलाके वापस ले, ताकि यहाँ पे तरक्की शुरू हो, यहाँ पे लोगों को प्रोस्पेरिटी मिले जो कि इंडिया में मिली हुई है। देखें, एक और पॉइंट मैं बताऊंगा आपको। तो पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है कि भारत ने वहां पे 3G इंटरनेट दिया हुआ है, वहां पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, घर घर में रेप हो रहा है, ये वो। अब सोशल मीडिया खुला है, वहां पे कश्मीरी डायरेक्ट वीडियोस लगा रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं कितने कश्मीरी यूट्यूबर्स। तो पाकिस्तानी सोचता है कि 3G है तो भाई साहब ये सब कैसे हो रहा है, जबकि पाकिस्तान में 3G के इंटरनेट ही जगह जगह पे काटा हुआ है इन्होंने, POK और गिलगित बल्तिस्तान में। तो ये सिचुएशन आम आदमी, आम कश्मीरी गिलगिती बल्ती अब सोचता है बैठ के कि यार वहां पे तो जन्नत बनाया हुआ है भारत ने, यहाँ पे क्या हालत है। तो वो अंदर से हर कश्मीरी, हर गिलगिती बल्ती की ख्वाहिश है कि भारत हमें अपने अंदर शामिल कर ले वापस, ताकि हमारी कुछ तरक्की हो, हमारे बच्चों का कोई मुस्तकबिल महफूज हो। तो आपको लगता है ये प्रोसेस बहुत आसान होने वाला है वापस लेने का अपने क्षेत्र का? देखें, आसान तो जंग है, ठीक है ना, जंग के बगैर तो होगा नहीं। और जंग में आसान तो आप नहीं कह सकते, ठीक है, ये तो हमें पता है कि जब 71 में भारत ने 15-17 दिन में पाकिस्तान की आर्मी को हथियार रखवा दिए थे, तो इस बार तो शायद 2-3 दिन में काम हो जाएगा। लेकिन बहरहाल जंग है, और उसके लिए भारत चल भी पड़ता। भारत को कुछ इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं है। पाकिस्तान डिक्टेटेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंग्लैंड, ये दो मुल्क हैं जो पाकिस्तान पे कंट्रोल कर रहे हैं। तो उनके साथ भारत के फॉरेन ऑफिस है ना, खासतौर पे अजय शंकर जी, वो डिप्लोमेसी लेवल पे आजकल बहुत एक्टिव हैं। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि मैं भी यूनाइटेड नेशंस जाता रहता हूँ और इन हायरार्की में मैं बैठता हूँ, तो मुझे लगता है कि भारत है ना एक लॉबिंग कर रहा है इन अथॉरिटीज के साथ कि एक टेररिस्ट देश को आप कब तक बचाओगे। टेररिस्ट देश किसी का भी मतलब दोस्त नहीं। कल यहाँ पे लंदन में एयरपोर्ट पे एक पैकेट मिला है जो पाकिस्तान से चला था, और उस पैकेट हीथ्रो एयरपोर्ट पर जो यूरेनियम मिला है, ठीक है। अब ये लोगों को भारत कन्विंस कर रहा है कि भाई साहब ये आपका भी दोस्त नहीं हो सकता। 9/11 की सारी प्लानिंग रावलपिंडी में हुई थी, जितने 7/7 जो लंदन में हुआ था वो पाकिस्तानियों ने किया था। तो कन्विंस कर रहा है कि आप पाकिस्तान के ऊपर से हाथ हटा दें। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, तो मैं टाइम फ्रेम तो नहीं बता सकता, लेकिन ना सिर्फ ये कि गिलगित बल्तिस्तान और POK पाकिस्तान के कब्जे से निकल के भारत को वापस मिल जाएंगे, बल्कि मैं आजाद बलूचिस्तान, आजाद सिंधु देश को भी बनता देखता हूं अपनी ही जिंदगी में। चलिए, क्योंकि आपने विदेश मंत्री का जिक्र किया, तो उन्होंने हाल ही में बहुत सारे बयान आते हैं, लेकिन एक बयान बड़ा खास था। उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो एपिसेंटर है टेररिज्म का। इसको पाकिस्तान सालों से ये कहता आया है, वो मानने को तैयार नहीं है, वो कभी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन जब हमने वहाँ के पूर्व मंत्री से बात की, तो उन्होंने भी इस बात को माना था कि हाँ, पहले थी दहशतगर्दी, लेकिन हमने उसको खत्म किया। पाकिस्तान कभी इस मर्ज की जो है दवा क्यों नहीं निकालता है कि आखिर जब टेररिज्म उसकी विनाश की वजह है तो उसको खत्म किया जाए? देखें, ये तो श्री जयशंकर जी ने भी कहा था, और सबको पता है कि दुनिया का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट था वो ओसामा बिन लादेन था। वो कहाँ मिला? वो
पाकिस्तान में आर्मी की चौकी के 500 मीटर का अंदर वहां पे रह रहा था कई सालों से। क्या आप समझते हैं कि आईएसआई का इतना बड़ा नेटवर्क है, आर्मी का इतना बड़ा बजट है, उनको नहीं पता था? उन्होंने उसको पाला था। फिर खाली उसामा बिन लादेन पे नहीं है, अल कायदा के जितने टॉप लीडर्स हैं, या तो वो पाकिस्तान में मारे गए या पाकिस्तान से पकड़े गए। अबू जुबैदा को फैसलाबाद से उठा के ले गए था। और ये सारे जितने भी मारे गए और उठाए गए, वो अमेरिकन ने खुद पाकिस्तान की जमीन पे आके ये ऑपरेशन किए हैं। वो पाकिस्तान की आर्मी पर भरोसा नहीं करते थे, क्योंकि आर्मी तो उनको पालती थी। खालिद उमर शेख 9/11 का मास्टरमाइंड, वो पाकिस्तान में एक होटल में सोता हुआ पकड़ा गया। एमन अल जवाहिरी पाकिस्तान में है, मुल्ला उमर पाकिस्तान में मारा गया, अबू फरज अली भी पाकिस्तान में मारा गया। सारे नामी ग्रामी टेररिस्ट पाकिस्तान में हैं। आप आज एफबीआई की लिस्ट उठाकर देख ले, मोस्ट वांटेड टेररिस्ट आधे आपको मिलेंगे पाकिस्तान में छुपे हुए हैं। हाफिज सईद को ले लें, वो मसूद अजहर को ले लें, दाऊद इब्राहिम, ये सब मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में है। वो पाकिस्तान की आर्मी की छितर छाया में रह रहे हैं। तो दुनिया में किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान एपी सेंटर है टेररिज्म का, ये प्रूव हो चुका है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो हम इस पर बात न कर, खास मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, वो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, वो प्रोपेगेंडा की बात करते हैं। देखें, एक चीज है कि भारत की फॉरेन ऑफिस तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन लॉबिंग खाली फॉरेन ऑफिस से नहीं होती। पाकिस्तान ने दुनिया में लॉबिंग पे इतना पैसा लगाया है कि अमेरिका में कई सेनेटर्स और कई कांग्रेसमैन हैं जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। कई थिंक टैंक हैं वहाँ पे कई एनजीओ हैं, थिंक टैंक्स हैं, उनको पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेट किया हुआ है, पैसे के जरिए खरीदा हुआ है। वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। फिर यूरोपियन थिंक टैंक्स हैं, यूरोप के मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं डिफरेंट कंट्रीज के, फिर यूरोपियन पार्लियामेंट के। पाकिस्तान ने लॉबिंग पे बड़ा पैसा खर्च किया हुआ है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान थोड़ा बहुत बचा हुआ है। इस्लामोफोबिया, ओआईसी का प्लेटफॉर्म पाकिस्तान डेफिनेटली यूज करता है। मैं तो 94 से यूनाइटेड नेशन जा रहा हूँ, मैंने देखा है कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म से सारी स्पीचेस पाकिस्तान करता है और ज्यादातर भारत के खिलाफ करता है। लेकिन हैविंग सेड दैट, फैक्ट को आप कब तक छुपाएंगे? जो फैक्ट है वो दुनिया को पता है। आज दुनिया का आम छोटा सा आदमी भी सोशल मीडिया यूज करता है, तो उसको पता है कि पाकिस्तान इज ए हेवन ऑफ टेररिस्ट। और क्योंकि हम लोग जब बात कर रहे थे लॉबिंग की, तो मुझे याद है कि 26/11 की बरसी पर जब आपने लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ था आप लोगों का, उसका वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। हमने दिखाया भी था उस वीडियो को, क्योंकि आपने बाकायदा एक एक करके ये गिना दिया था कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया है। तो एक बार उस पूरी घटना के बारे में बताइए कि जब आप बता रहे थे तब वहाँ एक व्यक्ति भी मौजूद था जो पाकिस्तान की तरफ का था, जो आपकी बात सुनकर वो भाग चला, क्योंकि भारत तक पर उसकी विशेष कवरेज हुई थी। देखें, एक पाकिस्तानी बोर्न होने के नाते मैं 32-33 साल से यूरोप में रह रहा हूँ। तो मैंने एक चीज नोट की है कि पाकिस्तानी आम नागरिक है ना, वो पाकिस्तान का डिप्लोमेट होता है, हर आदमी। और वो भारत के खिलाफ प्रोटेस्ट होगा तो 5,000 आदमी यहाँ पे हाई कमीशन पे जमा हो जाएगा, और हर तरह से कंट्रीब्यूट करता है भारत के खिलाफ और पाकिस्तान की लॉबिंग के लिए। भारत के लोग ये लोग नहीं करते। भारत के यहाँ पे 8 लाख रहते हैं हिंदू खाली। लेकिन मैंने नहीं देखा कि कभी 26/11 पे निकल प्रोटेस्ट किया हो, जो कि एक रजिस्टर्ड फैक्ट था। 26/11 में पाकिस्तान आर्मी के ट्रेंड, उनको हथियार दे के पाकिस्तान आर्मी ने कराची से कश्ती में बिठा के मुंबई भेजा था। उसकी पहले रैगिंग और इनकी पूरी प्लानिंग वगैरह जीएचक्यू में पाकिस्तान में पिंडी में हुई थी। एक रजिस्टर्ड फैक्ट था। क्या भारत के लोगों का फर्ज नहीं था कि वो हर साल निकलें और दुनिया को बताएं? क्योंकि भारत के लोग हमेशा पीसफुल रहे। तो आप पीसफुल एक प्रोटेस्ट करें, दुनिया को बताएं कि आपके साथ कितना अत्याचार हो रहा है। फिर एक 26/11 तो नहीं है, पुलवामा, उड़ी, 93, मुंबई, पार्लियामेंट, कितने हैं। लेकिन कभी भारत के लोग निकलते नहीं। तो मैंने यहाँ पे काफी इंडियंस के साथ राब्ते में हूँ, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, और फिर मैंने अपने YouTube चैनल पे रिक्वेस्ट की भारत के लोगों से कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप मदद करें। तो हम यहाँ पे ट्रक, खाली 1500 पाउंड का खर्चा खाली ट्रक का है, जो डिस्प्ले ट्रक होगा जिसपे हम बताएंगे। देखा था जी। कि तो भारत के लोगों ने मुझे, किसी ने $10 भेजे, किसी ने $20 भेजे, इस तरह करके हमने पैसे जमा किए।
और सब हम्म, भारत का कंट्रीब्यूशन था लोगों का। और निकल के आए 100 लोगों ने पाकिस्तान हाई कमीशन पे प्रोटेस्ट किया। हम्म, वो भारत के अपने लोगों की मेहरबानी थी जो उन्होंने कंट्रीब्यूट किया और एक इनिशिएटिव लिया। इसी तरह हमने 15 अगस्त को मैंने एक ट्रक, हमारे यहाँ पे एक रीच ग्रुप है हम्म, इंडियनों का, उनके साथ उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था। तो मैं वो ट्रक लेके, डिस्प्ले ट्रक जिसमें हम सिर्फ भारत का पॉजिटिव दिखा रहे थे, हम्म, तो हम जब गुजर रहे थे तो भारत के हाई कमीशन के पास से गुजरे तो वहां पे पाकिस्तान के खालिस्तानी प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम्म, तो हम देख के, वहां पे ट्रैफिक थी, मेरा ट्रक खड़ा हो गया तो हम गालियां देनी शुरू की। हम्म, तो मैंने भी गालियां दी। हमने फिर साइड पे ट्रक को पार्क किया। मैं नीचे उतरा तो वो सरदार, जो पाकिस्तानी सरदार, इंडिया के हम्म, सरदार जबरदस्त हैं, ये कुछ खालिस्तानी पाकिस्तानी पेड एजेंट हैं और जिनकी अजाइलम है यहाँ पे। और हम्म, अजाइलम के लिए कि हमारी जान को भारत में खतरा है, तो वो रजिस्टर कराने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम्म, तो उनसे मेरा झगड़ा भी हुआ। वो भी भारत में लोगों ने पसंद किया। तो मेरी तो कोशिश होती है कि हम्म, देखें, 26/11 का हमला कहाँ से शुरू हुआ? कराची से हम्म, हुआ। कराची मेरी बर्थ प्लेस है, वहां पे मैं टाउन मेयर भी रहा हूँ। हम्म, तो मुझे गिल्ट है अंदर से कि मेरे देश की तरफ से भारत में इतने हमले होते हैं। और मुझे कम से कम दुनिया के सामने मैं अपना कर्ज इसी तरह अदा कर सकता हूँ कि आफ्टर ऑल वो मेरी मदरलैंड है भारत। मेरे हम्म, फादर वहां पैदा हुए थे और उनसे पहले हजारों साल से लोग, हमारे पुरखों के लोग सारे वहीं पैदा हुए थे, वहीं रहते थे। ये मैं पहला बदकिस्मत इंसान हूं जो भारत में पैदा नहीं हुआ हूं। तो वो एक गिल्ट है कि इस देश से हमेशा हमले हुए हैं मेरे मातर देश पे। तो इसलिए मैंने ये थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। सर क्योंकि आपने बाकायदा सर्व भी किया है कराची में, तो आपको नहीं लगता, आपने कभी वहाँ के लोगों से बात नहीं की जो बड़े पदों पर हैं कि यार इसको छोड़िए, आप लोग अच्छा काम करिए, अपने लोगों के लिए काम करिए, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, इस पर ध्यान दिया जाए, ये बाकी जो सारी चीज़ें हैं, आप पाकिस्तान के बड़े अधिकारी हैं, उनको समझाते नहीं कभी आप? लेकिन बातचीत तो मेरी होती रहती है। मैं तो एमक्यूएम, जो कि वहाँ पे मुहाजिरों की पार्टी है, वो हम्म, मुहाजिर एक परसिक्यूटेड कम्युनिटी है जो कि भारत से, जिन्होंने भारत तोड़ा था, इन्होंने ही हम्म, पाकिस्तान बनाया था। क्योंकि हम्म, यूपी बिहार के जो मुसलमान थे, गुजरात के, वो उन्होंने सारी मूवमेंट पाकिस्तान की चलाई थी। हम्म, पाकिस्तान आए तो अनवांटेड हो गए, हम्म, उनको कोई बात नहीं पूछ रहा, उनके खिलाफ ऐसी लेजिस्लेशन की गई कि हम्म, जॉब्स, एजुकेशन वगैरह में इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ। लेकिन और मैं जब इस एमक्यूएम पार्टी में था तो अल्ताफ भाई हमारे जो लीडर थे वो भी समझाते थे, हम भी समझाते थे। लेकिन आर्मी है ना, मैं बताऊं आपको कि इस पाकिस्तान में सिंधी जाग गया है, बलोच जाग गया है, पख्तून जाग गया है। लेकिन ये मुहाजिर है ना, ये आज भी हम्म, आर्मी के एजेंट है। और मैं बदकिस्मती से, मैं अपनी वीडियोस में भी बार बार कहता हूं कि कराची के लोगों को आंखें खोलनी होंगी। कब हम्म, तक? आपको पता है 89 में जब कश्मीर में पाकिस्तान ने टेररिज्म शुरू की थी, हम्म, तो उसमें ज्यादातर लोग कराची से रिक्रूट करते थे। कराची के लोग आज भी, आधा कराची का, आप फेसबुक पे चले जाएं, आधे लोगों ने डीपी पे पाकिस्तान आर्मी, पाक फौज जिंदाबाद, ये वो लगाया हुआ है। तो हम्म, ये बदकिस्मती है कि इनकी समझ में अभी भी चीजें नहीं आ रही। क्योंकि हम्म, एक पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है कि भारत में मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन मैं आपको उसका एक जुमले में खुलासा बता सकता हूँ। हम्म, आज आप भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हटा दें और हम्म, लोगों को इजाजत दे दें कि भारत के मुसलमानों, आप पे जुल्म हो रहा है, आप पाकिस्तान जाना चाहें तो जा सकते हैं। और पाकिस्तान के लोगों, आपको चाहिए कि भारत जाना है तो भारत चले जाएं। आप यकीन माने, आप बॉर्डर खोलें, पूरा पाकिस्तान खाली हो जाएगा, भारत में आ जाएगा। एक भारत का मुसलमान पाकिस्तान नहीं जाएगा। जितना सुरक्षित, जितना प्रोस्पेरस भारत का मुसलमान है, कहीं और इतनी इतनी आज़ादी इसको नहीं है। और क्योंकि जब भी आप सुनते होंगे कि भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान जाने की बात करते हैं, वो कहते हैं कि यहाँ पर अत्याचार हो रहा है, तो इन तरह की बातें, इस तरह की जब बातें आप सुनते हैं तो आपको क्या लगता है? सुन देखें, इस तरह की बातें ये करते नहीं हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो हम्म, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं या जो हैं, वो ये कभी नहीं कहते कि हम पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। वो कह हम्म, रहे हैं नहीं, भारत में ये हो रहा है, भारत में वो हो रहा है। ये देखें, कम्युनल डिवाइड पैदा करना इनका एजेंडा है। और ये हम्म, एजेंडा विदेश से ही आता है। हम्म, ठीक है ना? किसी के एजेंडे पे ये लोग भारत में, और कम्युनल, देखें भारत में मैं भी आया हूँ, मैं देखता हूँ कि मुसलमान एक कॉर्नर में बंद होके बैठा है। गरीब मुसलमान को गरीब रखा गया है इंटेंशनली। लेकिन आपको एक कम्युनल लीडर या लिखारी बता दें
ये जितने बड़े बड़े मुसलमान लिखारी हैं वो करोड़पति हैं, वो सारे 5 स्टार लाइफ गुजार रहे हैं। यूरोप अमेरिका उनको अवार्ड दे रहा है। मतलब आप ये देखें कि आपके एक मुसलमानों के बहुत बड़े कम्युनल लीडर हैं, उनके बेटे और दामाद अमेरिका में पढ़ रहे हैं, लेकिन आम मुसलमान को कह रहे हैं मदरसा में पढ़ो। एक आपकी सारी हैं जो बिल्कुल बेपर्दा वेस्टर्न ड्रेस में घूमती हैं, जिसपे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो बुर्का को सपोर्ट करती हैं, का स्टैंड फॉर बुर्का। तो ये डिप्लोमेसी, ये डिप्लिसिटी है, जो ये हिपोक्रेसी है, जो ये भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रही है। बाकी मैं आपको दावे से कहता हूं कि आप सारे भारत के मुसलमानों को चॉइस दें कि आप अगर भारत छोड़ के तुर्की जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान जाना चाह रहे हैं, कोई नहीं जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि सऊदी अरब समेत कोई ऐसा देश नहीं जिसमें 5 टाइम अजान सुनाई जाए, जबकि भारत में 85% नॉन मुस्लिम को 5 टाइम लाउड स्पीकर पे अजान सुनाई जाती है कि तुम्हारे भगवान झूठे हैं, सिर्फ अल्लाह सच्चा है। ये हिम्मत कहीं दिखा दें आप किसी भी देश में जाके, कहीं नहीं होता ये। तो भारत के मुसलमानों को पता है कि हम धड़ल्ले से यहाँ पे अपने फेस्टिवल मनाते हैं, रमजान आती है तो पूरा भारत मुसलमान बना फिरता है। ये कहाँ मिलेगी फैसिलिटी? कोई नहीं जाएगा भारत छोड़। अच्छा, क्योंकि हमारी बातचीत हो ही रही है, तो एक तालिबान से जब रिश्तों की बात आती है, तो बीच में जब खटास आई पाकिस्तान के साथ, तो उस तस्वीर को, जब आपको याद होगा 71 की लड़ाई की वो तस्वीर वहाँ के एक मंत्री ने ट्वीट कर दी, और उस तस्वीर के बाद लोगों ने ये कहा कि उसका अलग अलग प्रेडिक्शन निकाला गया। आपने उस तस्वीर को देखा? मतलब इस वक्त तो ऐसे ऐसे हालात हैं मानो कि तालिबान बस इस इंतजार में है कि अगर आपने ज्यादा किया तो भाई हम आप पे चढ़ जाएंगे। अरे मेरे पास एक वीडियो पड़ी है जनरल मुबीन की। जनरल मुबीन तालिबान का कमांडर हैं। कल उन्होंने एक वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा है कि ओ खोचा, तुम लोगों से अपना मुल्क संभाला नहीं जाता, तुम लोग बात करते हो, तुम लोग गर्दन गर्दन तक कर्जे में डूबे हुए हो। देखें तालिबान का एक मसला बता दूं आपको कि तालिबान 20 साल अमेरिका से जंग लड़े हैं। तालिबान फर्स्ट क्लास सेटल थे, 96 में अफगानिस्तान पूरा टेक ओवर कर लिया था, लेकिन 2001 में पाकिस्तान की आर्मी ने इनके साथ गद्दारी की और पकड़ पकड़ के तालिबानियों को अमेरिका के हवाले किया। तालिबान का एम्बेसडर जो पाकिस्तान में था, एम्बेसडर को डिप्लोमेटिक इम्प्यूनिटी हासिल होती है, उसको पकड़ के मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को अमेरिका के हवाले किया। वो अपनी किताब में लिखते हैं, मुझे जब पंजाबी फौजियों ने अमेरिका के फौजियों का हवाले किया तो उन पंजाबी फौजियों के सामने अमेरिकी फौजी ने मुझे नंगा किया, मेरे कपड़े उतारे और मुझे बेइज्जत किया, और मैं कई साल ग्वांतानामो बे में रहा, और वहां पे हमारे कई अफगान तालिबान वहां पे थे। तो तालिबानियों के दिल में जख्म है, वो आजमा चुके हैं कि ये गद्दार फौज है, ये पैसे के लिए, क्योंकि डॉलर मिलते थे ना, जिसको पकड़ के आप अमेरिका के हवाले करते थे डॉलर मिलते थे। अब क्या हुआ कि इनको वापस सरकार चाहिए थी, तो इन्होंने पाकिस्तान की मदद से 14 अगस्त 2021 को वापस अफगानिस्तान हासिल कर लिया। लेकिन जैसे ही अफगानिस्तान मिला, इनको पता था कि पूरी दुनिया में, देखें इन्होंने बड़ी लंबी जंग लड़ी है, इन्होंने देखा कि पूरी दुनिया में जितने देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, अमेरिका है, यूरोप है, इन्होंने अफगानिस्तान में डिस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है। अगर किसी ने कंस्ट्रक्टिव रोल अदा किया है तो वो भारत है। भारत ने 500 प्रोजेक्ट अफगानिस्तान में शुरू किए थे। भारत का कोई मकसद मफाद नहीं था, और भारत ने वहां की सिविल ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स, उन सबकी ट्रेनिंग की थी। तो अब तालिबान जब अफगानिस्तान में मजबूत हो गए तो इन्होंने देख लिया कि भारत हमारे लिए अच्छा हो सकता है, पाकिस्तान नहीं हो सकता। इन्होंने भारत को दावत दी कि आपके जो 500 प्रोजेक्ट आपने शुरू किए थे वो अधूरे पड़े हैं, आप वापस इसको पूरे कर दें, आपकी मेहरबानी होगी। वो पाकिस्तान ने, भारत ने शुरू कर दिए हैं वापस प्रोजेक्ट, और भारत अफगानिस्तान की आज भी मदद कर रहा है विद ए पॉइंट ऑफ व्यू कि ठीक है, तालिबान के जो कुछ कानून हैं औरतों को लेके और लड़कियों की स्कूल के हवाले से, उस पर भारत स्टैंड लेता है, लेकिन भारत कहता है कि आम अफगानिस्तान के लोग तबाह हो रहे हैं तो हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का पॉलिटिकल एजेंडा है। इसलिए अफगानी तालिबान अब नफरत करते हैं। आप क्रिकेट मैच में देख लेना, कभी आपने देखा और अफगानियों के झगड़ा हुआ हो किसी मैच पे, लेकिन पाकिस्तानी और अफगानियों का हर मैच में झगड़ा होता है। अफगानिस्तान की टीम तो यहाँ ट्रेनिंग तक ले चुकी है भारत। भाई वहां पे आधे से ज्यादा अफगानी टीम तो आईपीएल खेलती है जी।
वो और दूसरा ये है कि इनको पता है कि ये पीसफुल लोग हैं, इनके पॉलिटिकल मोटिव्स नहीं है, दूसरे मुल्कों में जाके आतंक नहीं मचाते। अफगानिस्तान का आज जो हाल है, 43 साल से जो जंग वहां पे चल रही है, पाकिस्तान ने फैलाई है वहां पे। 79 से पाकिस्तान वहां पे खुल के इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तालिबान को पता है। तो वो जो पिक्चर लगाई थी ना उन्होंने, वो खाली पिक्चर नहीं है। अभी अशरफ गनी सरकार में ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो ड्यूरन लाइन है उस पर बाढ़ लगाई गई थी, मिलियंस ऑफ डॉलर लगा के पाकिस्तान ने बाढ़ लगाई थी। आज तालिबान जगह जगह से वो बाढ़ काट के फेंक रहे हैं। तालिबान कह रहे हैं कि भाई हम ड्यूरन लाइन को मानते नहीं। मेरे पास नक्शा पड़ा है, अभी तालिबान सरकार ने एक नक्शा इशू किया था जिसमें आधा पाकिस्तान उन्होंने अफगानिस्तान में शामिल किया है। अटक तक तो हमारा है भाई, अटक पंजाब और केपीके का बॉर्डर सिटी है। इन्होंने कहा अटक तक तो हमारा है, आधा बलोचिस्तान जो पख्तून बेल्ट है वो हमारा है और वो हम लेके रहेंगे। तो अफगानिस्तान वाले तालिबान क्लियर है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं दुश्मन है। एक और बात आप मुझे समझाइए सर, कश्मीर को लेकर पूरी दुनिया अलग अलग दावे करती है। आरिफ जाकिया कश्मीर को लेकर क्या सोचते हैं? कश्मीर को आप किस रूप में देखते हैं? कश्मीर कितना बदला है और कश्मीर की जो छवि बनाई जाती है उससे वो कितना अलग? क्योंकि लोगों ने कहा कश्मीर में कुछ नहीं है, कश्मीर में तो ये हो रहा है वो हो रहा है। आप किस तौर पर देखते हैं इसको? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान प्रोपेगेंडा करता है ना कि यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन के तहत फैसला करो, ये तो उसमें क्लियर कट है। एक इंटरनेशनल लॉ का स्टूडेंट होगा ना जो, उसको अच्छी तरह पता है कि जब ब्रिटिश यहाँ से गए थे तो यहाँ पे जितने भी राज्य थे जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको राइट दिया था कि आप आइदर ज्वाइन विद पाकिस्तान या इंडिया, थर्ड ऑप्शन नहीं था कोई भी। ठीक है, तो कश्मीर ने स्टेटस को लिया था कि हमें 1 साल का मौका दें, क्योंकि महाराजा हरि सिंह थे, मुसलमानों की वहां पे काफी बड़ी तादाद थी, तो उन्होंने कहा अपनी पब्लिक के मशवरे से। लेकिन हुआ ये कि पाकिस्तान को नजर आया कि इंडिया के साथ कश्मीर चला जाएगा, तो पाकिस्तान ने हमला कर दिया। जब हमला कर दिया तो महाराजा हरि सिंह और मुस्लिम मेजोरिटी लीडर शेख अब्दुल्ला खुद चल के दिल्ली आए और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू साहब से कहा कि भाई हमारी मदद करो। तो नेहरू साहब ने कहा कि मुझे आपकी मदद की इजाजत नहीं है, क्योंकि आप हमारा हिस्सा नहीं है। अगर आप भारत के साथ एक्सेशन करेंगे तो हम मदद कर सकते हैं। उन्होंने एक्सेशन की, अकेले महाराजा हरि सिंह ने नहीं की, मुस्लिम मेजोरिटी लीडर, मुस्लिमों का उस वक्त एक ही लीडर थे शेख अब्दुल्ला, वो भी थे, और उनकी मर्जी से भारत के साथ एक्सेशन हुआ। एक्सेशन ट्रीटी साइन हो गई ना, अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, पीओके, अक्साई चीन, ये सब भारत का हिस्सा है। तो एक बात तो बॉटम लाइन है कि जो भारत के पाकिस्तान के कब्जे में हैं इलाके, जो चाइना के कब्जे में, वो सब भारत की सरजमीन है जिसपे वो लोग कब्जा करके बैठे हैं। अब आती है प्रोस्पेरिटी की बात। तो देखिए, मैं जब 94-95 में यूनाइटेड नेशंस जिनीवा गया ना एक पहली बार सेशन अटेंड करने, तो वहां पे मेरी मुलाकात हुई एक प्रोफेसर काशीनाथ पंडिता से। तो मुझे पता चला वो कश्मीर से हैं। तो मैंने कहा कि हमारे पाकिस्तान में तो ये बताया जाता है कि कश्मीर मुसलमान है, आप तो हिंदू हैं। तो बोले वो की धरती थी भाई, मुसलमान तो बाद में। उन्होंने मुझे काफी डिटेल बताई। तो मैंने, जो आपने मुझसे सवाल किया ना, वो मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या फर्क देखते हैं पीओके में और भारत के कश्मीर में प्रोस्पेरिटी के हवाले से। तो उन्होंने कहा कि आरिफ भाई, आप एलओसी पे एक पहाड़ के ऊपर खड़े होके जब आप भारत की तरफ देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर की तरफ, तो आपको हरे भरे जंगल, खेत लहलहाते मिलेंगे। और आप जब लेफ्ट पे पीओके की तरफ देखेंगे तो मैदान चट, सारे दरख्त खा गई है पाकिस्तान। और अभी मेरे पास किसी ने पीओके से वीडियो भेजी थी, 1-2 नहीं, 100-150 ट्रक जंगल की लकड़ी काट के पंजाब जा रही थी। ये फर्क है, बेसिक फर्क। दूसरा ये है कि हर कौम की एक पहचान होती है, एक उसकी अपनी कल्चर होती है, जबान होती है, पहनावा होता है, खाना होता है। आप भारत में चले जाएं, गुजरात का अलग हिसाब है, तमिलनाडु का अलग है, बंगाल का अलग है। इसी तरह हर इलाके के लोगों को अपनी इस कल्चरल अटैचमेंट के साथ बड़ी अटैचमेंट होती है। यहाँ पे ये सिचुएशन है कि आपको अगर कश्मीरी जबान सुननी है
तो आप जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वहां चले जाएं, हर आदमी कश्मीरी बोलता है। आप पीओके चले जाएं, हर आदमी पंजाबी बोल रहा है, क्योंकि डेमोग्राफी चेंज कर दी है। आप यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जाएं, हर आदमी आपको कश्मीरी ड्रेस में मिलेगा। आप पीओके चले जाएं, हर आदमी शलवार कमीज में मिलेगा। खाने चेंज हो गए हैं, जबानें चेंज हो गई हैं, कब पहनावा चेंज हो गया है, रिसोर्सेज सारे लूट मार करके खा गए हैं। देखें, एक मामूली मिसाल ले लें, कश्मीर की प्रोडक्ट क्या है? सेब। एक भारतीय एक हफ्ते में एक सेब खाएगा तो 140 करोड़ सेब कश्मीरी सप्लाई कर सकता है भारत को। एक मामूली सी मिसाल है, इतनी बड़ी मार्केट है। कश्मीरी भी बेवकूफ तो नहीं ना। पाकिस्तान में क्या है? फिर दूसरा प्रिजर्वेशन होता है। भारत में कश्मीरी प्रोडक्ट है, अखरोट है, सेब है, उनकी प्रिजर्वेशन के लिए वहां पे बड़े बड़े प्लांट लगाए। पीओके में कोई इन्वेस्टमेंट टके की नहीं है। आपके यहाँ मेरा ख्याल है 6 एयरपोर्ट हैं, जिसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। हमारे यहाँ तो एक टूटा फूटा मुजफ्फराबाद का एयरपोर्ट है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट देख लें, तो जितने श्रीनगर में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज हैं, इतने पूरे पीओके गिलगित बल्तिस्तान में नहीं। तो ये सब चीजें दुनिया को आज नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया ओपन है, हर आदमी खुद रिसर्च करके देख रहा है। और इसीलिए आज पाकिस्तान में कश्मीरी गिलगिती बल्तिस्तान खड़ा हुआ है, इसलिए कि वो सोच रहा है कि हम 75 साल से बेवकूफ बनाया जा रहा है। भाई वहां पे देखो तो वहां पे फास्ट इंटरनेट चल रहा है, वहां पे टूरिज्म डेवलप हो रहा है, वहां पे आतंक पाकिस्तान आज भी फैला रहा है। अभी आपने देखा जम्मू में कुछ हिंदुओं को मार दिया था टारगेट करके आधार कार्ड जी, रजौरी में। आज भी पाकिस्तान पूरा कोशिश कर रहा है। भारतीय फोर्सेस बहुत एक्टिव हैं और वो इन्फिल्ट्रेशन को और अटैक को होने से पहले 90% 95% रोक रहे हैं, जिसकी वजह से आज कश्मीरी सुरक्षित महसूस कर रहा है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आज आप प्लेबिसाइट करा लेना, इंडिपेंडेंट प्लेबिसाइट जम्मू एंड कश्मीर और पीओके में, आपको मैं कहता हूं 95 to 98% लोग भारत के साथ जुड़ना पसंद करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत खुलकर अपनी बातें रखी। जब आप इस तरीके से पाकिस्तान की सच्चाई बताते हैं, डर नहीं लगता कि पाकिस्तान सरकार कुछ गलत मोटिव से आपकी तरफ बढ़ सकती है? क्योंकि आप लगातार पाकिस्तानी सरकार और सेना को एक्सपोज करते हैं। देखिए, कराची में 92 में जब मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ ना मुहाजिरों के खिलाफ, तो मैंने 94 में मुझे अल्ताफ भाई ने कहा कि तुम जिनीवा जाओ, क्योंकि मैं फ्रेंच सिटीजन था उस वक्त, तो मेरे पास ट्रैवलिंग फैसिलिटी अवेलेबल थी। मुहाजिर जो भाग के आ रहे थे उनके पास ट्रैवलिंग फैसिलिटी नहीं थी, तो मैं फ्रेंच इंग्लिश स्पीकिंग था। तो मुझे अल्ताफ भाई ने कहा कि तुम एडवोकेसी के लिए जाओ। तो मैं जब जिनीवा गया तो मैंने अपनी पहली स्पीच जो पाकिस्तान आर्मी के बारे में, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की, मैंने हकीकत बात की। पाकिस्तान आर्मी के बारे में सच्चाई जब दुनिया को यूनाइटेड नेशंस के फ्लोर पे 95 में पहली बार बताई थी ना, तब से धमकियां आ रही हैं। तो डर शुरू में लगता है, आज तो इस बात को तकरीबन 27-28 साल हो गए, अब डर नहीं लगता, अब आदत हो गई है। आती हैं, बहुत आती हैं, फैमिली को ह्यूमिलिएट किया जाता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन 58 साल उम्र है ना, तो अब मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत जी लिया। अब एक मकसद के लिए जीना है, और मकसद एक ही है कि पाकिस्तान मेरी बर्थ प्लेस है, भारत का हिस्सा था, वहाँ के लोगों को उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए स्ट्रगल करनी है। और दूसरा, मेरे मातृ देश भारत के लिए अगर कुछ कर सका। देखें, एक बात है, मैं बचपन से महमूद गजनवी को अपना हीरो मानता था, क्योंकि हमें पढ़ाया ये क्या था। लेकिन मुझे बहुत बाद में आके ये पता चला, जब मैं यहाँ यूरोप में रहता था, कि सोमनाथ जहाँ पे 17 हमले किए महमूद गजनवी ने, वो हमारे पुरखों के गांव से 50 किलोमीटर के फासले पे। तो मैं रात भर सो नहीं सका उस दिन। मुझे मेरे पुरखों की आत्माएं नजर आती थी कि तुम उसको हीरो मानते हो जो हमारी बेटियों की, हमारी बहनों की, हमारी औरतों की बेअबरू करता था, इनके रेप करता था, हमारे खेत खलियानों को जलाता था, जो हमारे लोगों को उठा के ले गया गजनी और बगदाद के बाजारों में बेचा गया जिनको। तो मैंने उस दिन अहद कर लिया था कि मुझे जब भी मौका मिला मैं सोमनाथ के मंदिर जाऊंगा माथा टेकने के लिए और महादेव से माफी मांगने के लिए कि मैं एक ऐसे शैतान को अपना हीरो मानता था। और मुझे जरूर आइए। 5 फरवरी गया था सोमनाथ, और मुझे वहां पे अपनी मन्नत पूरी करने का मौका मिला। तो मेरा मकसद है कि मैं अपने मातृ देश भारत, जो कि दुनिया का एक अजीम देश है,
उसके लिए कुछ कर सकूं तो वो करूंगा। और मेरे लोग पाकिस्तान में जो मसाइल में घिरे हुए हैं, जो जिनके साथ जुल्म हो रहा है, उनके लिए आवाज उठाता रहूंगा। अब जितनी बची है जिंदगी, मकसद यही है। बच्चे बड़े हो गए, यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, अब मेरी जिंदगी का क्या मकसद है भाई? तो ये मकसद नहीं सर, आप इसी तरीके से सच को सामने लाते रहिए और बिल्कुल आवाज उठाते रहिए, क्योंकि ये देखिए, जब हमने आपके उस वीडियो को, 26/11 वाले वीडियो को हम लोगों ने पब्लिश किया, उस पर रिपोर्ट्स बनाई, तो लोगों ने बहुत तारीफ की। लोगों ने कहा कि सबसे ज्यादा अगर कोई हिंदुस्तानी यहाँ पर है तो वो आरिफ रज़ाकिया साहब है। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपसे सीधी बातचीत ही करा दी जाए। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अपना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।